चौथी तकनीक थोड़ी अलग है, दूसरों की स्वीकृति, एक्सेप्टेंस ऑफ अदर्स। ग्रीन का सुझाव है कि लोगों को अपनी भावनाओं के एक्सटेंशन के रूप में देखने के बजाय उन्हें प्रकृति के घटनाओं की तरह देखें। हर इंसान अपनी भावनाओं, अपने बायस, अपने इतिहास से चलता है। जब कोई आपसे इरेशनल बर्ताव करे तो उसे पर्सनल अटैक की तरह लेने के बजाय ये समझने की कोशिश करें कि शायद वो अपनी किसी अंदरूनी लड़ाई या असुरक्षा को बाहर प्रोजेक्ट कर रहा है। ये दिलचस्प नजरिया है। मतलब उनका रिएक्शन शायद उनके बारे में ज्यादा कह रहा है, मेरे बारे में कम। इससे शायद गुस्सा या ठेस कम महसूस होगी। अक्सर ऐसा ही होता है। ये हमें इमोशनली कम रिएक्टिव बनाता है। और पांचवी और सबसे जरूरी तकनीक है भावना और तर्क का संतुलन, बैलेंस इमोशन एंड लॉजिक। लक्ष्य भावनाओं को खत्म करना नहीं है, वो न तो मुमकिन है और न ही सही है। भावनाएं हमें जरूरी जानकारी देती हैं। लक्ष्य है भावनाओं को सुनना, उन्हें समझना, लेकिन अपने आखिरी फैसले तर्क और विवेक के आधार पर लेना। उन्हें ड्राइवर सीट पर नहीं बल्कि पैसेंजर सीट पर बिठाना है। तो तर्क संगत होने का मतलब भावनाहीन होना नहीं है, बल्कि भावनाओं का बुद्धिमानी से मैनेजमेंट करना है। एथेंस के महान नेता पेरिकल्स का उदाहरण याद आता है। कहते हैं वो प्लेग और युद्ध जैसी भयानक मुश्किलों के बीच भी शांत रहे। भावनाओं या भीड़ के दबाव ने आए बिना ठंडे दिमाग से लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बनाई। हाँ, पेरिकल्स इस बैलेंस का एक बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने भावनाओं को नजरअंदाज नहीं किया, लेकिन उन्हें अपने फैसलों पे हावी नहीं होने दिया। ये दिखाता है कि तर्क संगतता सिर्फ पर्सनल शांति के लिए नहीं, बल्कि इफेक्टिव लीडरशिप और मुश्किल हालात में सही फैसले लेने के लिए भी कितनी जरूरी है। चलिए अब इसे थोड़ा और प्रैक्टिकल बनाते हैं। मान लीजिए कोई यंग प्रोफेशनल है जो अपने करियर में आगे बढ़ना चाहता है, बेहतर रिश्ते बनाना चाहता है। वो इस ज्ञान का अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकता है? मान लीजिए ऑफिस की कोई मुश्किल सिचुएशन है। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से। सोचिए आपकी टीम मीटिंग चल रही है और कोई आपके आइडिया से बिल्कुल सहमत नहीं है, बल्कि काफी कड़ाई से असहमति जताता है। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? शायद गुस्सा आएगा या खुद को सही साबित करने की इच्छा होगी। श्रेष्ठता पूर्वाग्रह जी, यहीं पर रुकना है। पॉज बटन दबाएं, गहरी सांस लें। अब सोचें, क्या उनकी असहमति में कोई लॉजिकल पॉइंट है? क्या मैं सिर्फ इसलिए विरोध कर रहा हूं क्योंकि ये मेरा आइडिया नहीं है? पुष्टि पूर्वाग्रह। उनकी बात को समझने की कोशिश करें, सवाल पूछें। इससे बहस एक लड़ाई बनने के बजाय एक कंस्ट्रक्टिव चर्चा बन सकती है। और अगर आलोचना या नेगेटिव फीडबैक मिले तो वो तो अक्सर बहुत पर्सनल लगता है। हाँ, आलोचना पर्सनल लग सकती है, खासकर अगर हमारे अंदर कोई असुरक्षा हो। बचपन के पैटर्न याद हैं। पहली प्रतिक्रिया डिफेंसिव होना या फीडबैक देने वाले पर ही सवाल उठाना हो सकती है। फिर से रुकें, भावना को महसूस करें, आत्मनिरीक्षण। फिर पूछें, क्या इस फीडबैक में, चाहे वो कड़वा ही क्यों ना हो, कोई सच्चाई है? क्या इससे कुछ सीखने को मिल सकता है? जवाब देने से पहले थोड़ा समय लें। शांत होने पर स्पेसिफिक उदाहरण मांगें। फोकस बचाव से हटाकर सुधार पर लाएं। ये वाकई मुश्किल है, पर बहुत उपयोगी लग रहा है। काम के दबाव या तनाव के बारे में क्या? तनाव तो एक बड़ा भड़काने वाला कारक है। जब आप पर बहुत प्रेशर हो तो पहले तो ये स्वीकार करें कि आपकी लॉजिकल सोच इस वक्त कमजोर पड़ सकती है। जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें। अगर समस्या बड़ी है तो उसे छोटे, मैनेजेबल, लॉजिकल स्टेप्स में तोड़ें। जरूरत पड़े तो मदद मांगे। याद रखें, पैनिक में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। और निजी रिश्तों में बहस या मनमुटाव के दौरान? रिश्तों में तो भावनाएं और भी ज्यादा तेज हो सकती हैं, है ना? जब पार्टनर के साथ बहस हो और गुस्सा या नाराजगी महसूस हो तो तुरंत चिल्लाने या इल्जाम लगाने के बजाय रुकें। पूछें, ये तीव्र भावना आ कहां से रही है? क्या ये वाकई इस छोटी सी बात, जैसे गीला तौलिया बिस्तर पर छोड़ना, के बारे में है, या ये किसी गहरी जरूरत, जैसे महसूस न किया जाना कि मेरी बात सुनी जा रही है, या किसी पुराने पैटर्न का नतीजा है? शांत होने के बाद अपनी भावनाओं को मैं वाले वाक्यों में कहें, मुझे ऐसा महसूस हुआ जब, न कि तुम वाले वाक्यों में, तुमने ऐसा किया। तो मूल मंत्र है अवेयरनेस, ठहराव और फिर रिस्पॉन्स। बिल्कुल,
इसे आप आत्मनियंत्रण या सेल्फ मास्टरी कह सकते हैं। भावनाएं सिग्नल हैं, आदेश नहीं। वो बताती हैं कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। लक्ष्य रोबोट बनना नहीं है, बल्कि अपनी भावनाओं का मालिक बनना है, उनका गुलाम नहीं। किसी ने ऑनलाइन एक अच्छी टिप दी थी, मुझे याद आ रहा है, जब कोई तेज नेगेटिव भावना उठे तो उससे सवाल पूछें, तुम यहाँ क्यों हो? तुम्हारा असली मैसेज क्या है? कहते हैं ये सवाल ही उस भावना की पकड़ को थोड़ा ढीला कर सकता है। ये एक पावरफुल विचार है। तो अंत में ये सब हमारे अंदर के उस निरंतर चलने वाले द्वंद्व के बारे में है, हमारी सहज ऑटोमेटिक भावनात्मक प्रतिक्रियाएं और एक ज्यादा सचेत, ज्यादा तर्क संगत नजरिया विकसित करने की हमारी कोशिश। और शायद जीतना या हारना मुद्दा नहीं है, बल्कि इस द्वंद्व के प्रति जागरूक होना ही असली समझ है। आखिरी बिल्कुल सही कहा, जागरूकता ही कुंजी है। और इसी विचार के साथ शायद हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं, जिस पर वे खुद विचार कर सकें। अगली बार जब कोई तीव्र भावना, गुस्सा, डर, जलन या कुछ और आपको जकड़े, तो क्या आप एक पल रुककर खुद से पूछ सकते हैं, ये भावना वास्तव में कहाँ से आ रही है? क्या ये पूरी तरह से इस बाहरी स्थिति के बारे में है, या ये मेरे अपने अंदर की किसी गहरी अनकही कहानी का प्रतिबिंब है? क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कुछ लोग जैसे अपनी ही एक अलग दुनिया में रहते हैं, जहां सिर्फ वो ही मायने रखते हैं? हाँ बिल्कुल। या फिर ऐसे लोग जो बाहर से तो देखो कितने कामयाब लगते हैं, पर अंदर से उन्हें लगातार तारीफ चाहिए, मान्यता चाहिए। हाँ वही। और आज हम इसी पेचीदा पहलू पर थोड़ी बात कर रहे हैं, आत्ममुग्धता, जिसे अंग्रेजी में नार्सिसिज्म कहते हैं। पर ये सिर्फ वो नहीं है जो हम आमतौर पर सोचते हैं, मतलब अपनी शक्ल या काबिलियत पर इतराना। नहीं, मामला उससे कहीं ज्यादा गहरा है, ज्यादा जटिल है। बिल्कुल। हम इसे समझने के लिए रॉबर्ट ग्रीन के नजरिए का सहारा ले रहे हैं, जिन्होंने इंसानी फितरत पर काफी गहराई से लिखा है। सही कहा। और देखिए, हमारा मकसद सिर्फ परिभाषा रटना नहीं है, हमें ये समझना है कि ये जो आत्म केंद्रिता है, ये कितने अलग अलग रूपों में दिखती है, कहाँ से आती है ये, हाँ, इसकी जड़ें कहाँ हैं, और सबसे जरूरी, हम इसे खुद में और दूसरों में कैसे पहचानें, और फिर पहचान कर इसके साथ समझदारी से कैसे डील करें। मतलब सिर्फ प्रॉब्लम पहचानना नहीं, बल्कि उसे शायद बदलने की या मैनेज करने की कोशिश करना। बिल्कुल। असल चुनौती तो इसे सहानुभूति और एक तरह की सामाजिक समझदारी में बदलने की है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक अहम बात जो आपने कही कि आत्ममुग्धता का कुछ ना कुछ अंश तो हम सब में होता है। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। ये कोई ऐसी चीज नहीं जो सिर्फ उन बुरे लोगों में हो, एक स्पेक्ट्रम जैसा है ना। बिल्कुल। इसे नकारने की जगह समझना जरूरी है। ये पैमाना, जैसा आपने कहा, एक तरफ तो स्वस्थ आत्मसम्मान है, कॉन्फिडेंस है, जो चाहिए भी, हाँ जरूरी है, और दूसरी तरफ ये एक विकृत, जरूरत से ज्यादा आत्ममोह बन जाता है, जो फिर नुकसानदेह होता है। ग्रीन का जोर इसी पूरी रेंज को समझने पर है। अच्छा। और फिर अपनी इस ऊर्जा को, इस आत्मकेंद्रित ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में मोड़ने पर, जैसे सहानुभूति विकसित करना। पहले बात करते हैं इस पैमाने के सेहतमंद हिस्से की, स्वस्थ आत्ममुग्धता। ये क्या है असल में? सुनने में तो थोड़ा आत्मविश्वास जैसा लगता है। हाँ, काफी हद तक अपनी काबिलियत पे यकीन होना, गर्व करना, लेकिन साथ ही दूसरों की अहमियत को भी समझना। शायद ये हमें निराशा से भी बचाता है। बिल्कुल, ये एक तरह का संतुलित आत्महित है। आप अपनी कीमत समझते हैं, अपनी वर्थ जानते हैं, लेकिन दूसरों को छोटा नहीं समझते। जैसे मान लीजिए कोई टीम लीडर है, वो टीम की कामयाबी का जश्न मनाता है और उसमें सबका योगदान देखता है, ये नहीं कि सारा क्रेडिट खुद ले लिया। सही। ये लचीलेपन के लिए, जैसे रेजिलियंस कहते हैं, उसके लिए भी जरूरी है। मुश्किल हालात से उभरने की ताकत देता है, ये अंदर से एक मजबूती मिलती है। और फिर आता है इस पैमाने का दूसरा छोर, जो नुकसानदेह है, गहरी आत्ममुग्धता, पैथोलॉजिकल। इसके पीछे क्या कहानी है? आपने कहा ये खालीपन से उपजती है। हाँ, ये बड़ा दिलचस्प है। ये अक्सर एक गहरा अंदरूनी खालीपन से आती है, जिसे भरने के लिए बाहर से लगातार तारीफ, अटेंशन, मान्यता चाहिए होती है। अच्छा। ऐसे लोग आलोचना जरा भी बर्दाश्त नहीं कर पाते, दूसरों की कामयाबी से जलते हैं और अक्सर अपने मतलब के लिए दूसरों का इस्तेमाल करने से भी नहीं हिचकिचाते। लेकिन ये खालीपन आता कहाँ से है? देखिए, इसकी जड़ें अक्सर बचपन के अनुभवों में होती हैं। सोचिए कोई बच्चा जिसे लगातार नजरअंदाज किया गया हो,
या फिर बिल्कुल उल्टा, जिसकी हर जिद पूरी की गई हो, जिसे जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार मिला हो, तो उसे अपनी अहमियत का एक गलत अंदाजा हो जाता है। अच्छा, ये भी हो सकता है। या फिर जिसे प्यार और तवज्जो हमेशा किसी